नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं। कल मैंने एक बहुत ही मजेदार केस पढ़ा। मैं आपको बताता हूँ, पहले डिस्कस करते हैं और आप देखिएगा क्या हो रहा है। और उस केस को पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि जीएसटी अगर ढंग से पढ़ा जाए, समझा जाए तो रास्ते हैं। देखिए क्या, दो ऑप्शन देता हूं। कंटेनर, जो शिप में, जो वेसल में जो कंटेनर होते हैं, किसी इंडियन कंपनी ने इसको आउटराइट परचेज कर लिया, आउटराइट परचेज कर लिया। और मान लीजिए इसको यूके में, इंग्लैंड में परचेज किया और फिर यूएसए में बेच दिया। समझ गए क्या कह रहा हूं? यूके, इंडियन कंपनी ने कोई एसेट यूके में परचेज किया और यूएसए में बेच दिया। जीएसटी लगेगा या नहीं? ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो दिखला देगा सेल परचेज। जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? अगर अगर ये इंडिया में एंटर नहीं हुए तो जीएसटी नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। नहीं। और उसको मर्चेंट ट्रेड बोलते हैं ना उसको, तो मतलब आउट ऑफ इंडिया। शेड्यूल 3 नो सप्लाई, परफेक्ट। याद है ना सबको? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में ट्रांजेक्शन हुआ। नॉन हाँ, टैक्सेबल टेरिटरी। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में ट्रांजैक्शन हुआ, नो सप्लाई। और शेड्यूल 3 में बाद में अमेंडमेंट करके रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से 1 जुलाई 2017 को इन्होंने शेड्यूल 3 में शायद एंट्री नंबर 8 में लिखा हुआ, करेक्ट है ना? दिखा दूं क्या आप लोग को? परफेक्ट, कोई जरूर नहीं। शेड्यूल 3 एंट्री नंबर 8, हाँ 8 ही है, सॉरी 7 है। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ए प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू। अब इसी ट्रांजेक्शन को दूसरे तरह से देखते हैं। मान लीजिए दिस container is taken on lease by an Indian company and then transferred from UK to USA. अब तो लग जाना दे आर नॉट चाहिए, एंटरिंग इनटू इंडिया। क्योंकि लीज पे लिया है तो सर्विस होगी। गुड्स आर नॉट एंटरिंग इनटू इंडिया। यस महेश जी, लीज पे दिया तो सर्विस हो गई, करेक्ट? हाँ, दैट इज फाइन सर, वो भी गुड्स था, ये भी सर्विस है, लेकिन इट इज नॉट एंटरिंग इनटू इंडिया। इंपोर्ट ऑफ गुड्स बट सर्विस हैज टू बी इशूड इन इंडिया। हाँ, तो अब वो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि देखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। यू हैव टेकन दिस एसेट ऑन लीज, द गुड्स आर नॉट एंटरिंग इनटू इंडिया, दे आर बीइंग ट्रांसफर्ड, द लीज्ड एसेट आर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम यूके टू यूएसए। सबसे पहले इट इज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सप्लाई ऑफ सर्विसेस। लीजिंग इज ए सप्लाई ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। सर्विसेज। अगर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, इंडिया में टैक्सेबिलिटी तभी आएगी व्हेन प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया। हेलो, एग्जैक्टली। यस सर। परफेक्ट। नाउ प्लेस ऑफ सप्लाई किस सेक्शन से देखेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई 11, 12, 13। 13। 13 से, आईजीएसटी का 13 से 12, 12 तो नहीं 13, देखेंगे, 13 देखेंगे। इधर सप्लायर और रिसिपिएंट इज आउटसाइड 13 है। इंडिया तो सेक्शन 13 से आएगा। और सेक्शन 13 का जो डिफॉल्ट है वो ये कहता है प्लेस ऑफ सप्लाई इज द प्लेस वेयर द रिसिपिएंट इज लोकेटेड। हेलो, ये भी दिखला दूं क्या? यस सर। 13 सबसेक्शन 2 जनरल, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट द सर्विसेज प्रोवाइडेड इन 3 to 13 शैल बी द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहां हो गया? प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया। अब मुझे एक बात बताइए, if place of supply is in India, whether it can be treated as an import of services. Import of services में 3 conditions। पहला, supplier is located outside India, recipient is located in India and place of supply is also in India, तो इट बिकम्स एन इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। और अगर ये इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज है तो इसके ऊपर आरसीएम पे जीएसटी देना पड़ेगा। इज इट ओके? सर इसमें देखना पड़ेगा ना कि 3 to 13 में फॉल नहीं कर रहा है। सप्लाई। जितेंद्र जी, 3 और 13 में नहीं फॉल कर रहा है तो ही तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, अदरवाइज। हाँ, इम्पोर्टेड सर्विस 3 और 13 में कहीं नहीं फॉल करेगा। वो अलग अलग सिस्टम दिए हुए, लेकिन लीजिंग नहीं है वहां पर। दिनेश जी क्या कर रहे हैं आप? सर, कैन वी से दैट प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 13 इज इन इंडिया? हाँ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो इंडिया बोल ही रहे हैं हम। अब आगे हालांकि वो तो हाँ। अब देखिए, अब सवाल ये उठता है, मान लीजिए आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है और ये वाला ट्रांजेक्शन लेके आता है और कहता है कि कैसे इसको अवॉइड किया जा सकता है, तो आप क्या सजेशन? और बोलता है मुझे लीज पे ही चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं रेंट ही। और याद रखिएगा ये फाइनेंशियल लीज। सर जैसे पोर्ट पे क्लियरेंस नहीं हो रही तो क्या ऐसे हम हाई सीज सेल कह सकते हैं? नहीं नहीं, हाई सीज सेल ऑब्वियसली ये सब तो है ही। हाई सीज सेल अगर आउटराइट परचेज है तो आप तो ये ले ही सकते हैं, लेकिन अगर इट इज ए केस ऑफ फाइनेंशियल लीज देन इट बिकम्स एन इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बिकॉज ऑफ सेक्शन 13 प्लेस ऑफ सप्लाई। और जो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस का जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 में दिया हुआ उसके कारण, तो हाई सीज बोलने से भी द सिचुएशन डज नॉट चेंज। अगर आप गुड्स की मूवमेंट देखेंगे तो ऑब्वियसली इट इज एन हाई सीज सेल या फिर आउटसाइड tax transaction is taking place outside India, but since it is a leasing transaction it becomes a supply of services। तो हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज की तरह सोचना है, सप्लाई ऑफ गुड्स की तरह अगर सोचते तब तो शेड्यूल 3 में आ ही जाते हैं, एंट्री नंबर 7 में। एनी आइडिया? अच्छा चलिए मैं बता। फाइनेंशियल लीज में कुछ कंडीशंस थे जो हमने पढ़े थे आपके साथ, 1 2 3 की रेंट पे होगा और रेंट
ऐसा होगा कि पूरे लाइफ टाइम ऑफ द एसेट के लिए होगा, और फिर जो बायर है उसको एक ऑप्शन दिया जाएगा एट द एंड ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ द एसेट, या एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी ऑफ लीज यू कैन परचेज द एसेट। करेक्ट है। अब ये सारे कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं देन इट बिकम्स अ फाइनेंशियल लीज। लेकिन अगर हम लोग एग्रीमेंट में ये लिख दे, नॉट द ऑप्शन, at the expiry of the period you are bound to purchase the asset, then is it a financial lease or it becomes a hire purchase ट्रांजेक्शन। फिर यहां पर फॉल कर जाएगा ये 1C में, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टुपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी इन गुड शैल पास एट ए फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन एज एग्री। जैसे ही इस एग्रीमेंट में मैं अगर ये लिख देता हूं कि गुड्स शेल पास एट ए फ्यूचर डेट, और मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, देन इट बिकम्स ए सप्लाई ऑफ गुड्स। एज सुन एज इट बिकम्स ए सप्लाई ऑफ गुड्स तो शेड्यूल 3 में जाके टैक्सेबिलिटी खत्म हो जाएगी, इवन इफ ऑल द कंडीशंस ऑफ फाइनेंशियल लीज आर बीइंग सेटिस्फाइड एक्सेप्ट द लास्ट वन। कहिए, है मजेदार चीज। अब देखिए ये एआर का जज, मतलब इसको पढ़ के तो मुझे लगा कि वाह, कि ये जजमेंट पढ़ने के बाद लगा कि हाँ वाकई में माइट बी पॉसिबल, दो नॉट इन फेवर ऑफ द taxpayer because of the agreement. Brief facts of the case: Mr. Deccan Transcon Leasing Private Limited, a non-vessel owner container carriers. Non-vessel owner का मतलब मेरे I don't own the container, but still I am providing the transportation of goods through vessel. तो नॉन वेसल ओनर कंटेनर कैरियर्स या ऑपरेटर्स हु आर बेस्ड इन इंडिया बट लीज कंटेनर्स from suppliers outside the country and in turn use it in transportation of bulk। मैंने लीज पे लिया और उस कंटेनर को फिर मैंने यूज करने आउटसाइड द कंट्री दे दिया। द कंटेनर्स आर नेवर एंटरिंग इनसाइड द इंडिया। द एप्लीकेंट एंटर्ड इनटू ए lease purchase agreement from Messrs. Tankspan Leasing Limited. In terms of this agreement, the applicant pays lease rentals every month and he is entitled for the purchase of the container during the period of lease or at the end of the lease period by paying the agreed rate. और फिर वो खरीद। The applicant submits that they have recognized the tank containers and assets। Now this is important, जिनेश जी आप बताइएगा, हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी डिस्कस कर रहे थे। The applicant submits that they have recognized the tank containers and assets in the books of accounts from the inception of the lease and there is certainty that the same would be purchased later। तो certainty of purchase होगा। Therefore the applicant is of the opinion that this transaction is a transaction for supply of goods from the inception of the agreement in serial number 1C of schedule 2 of 2 section 7। और यही वाला there shall be a transfer of title goods future date as per existing agreements आफ्टर पेमेंट ऑफ फुल कंस। के बाद कुछ कुछ लिखा हुआ है, पर्सनल हियरिंग हुआ। ये क्या है जिनेश जी? फर्दर अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया द लीज्ड एसेट विल बी शोन इन द बुक्स ऑफ लेसी एंड दिस डज नॉट अल्टर द नेचर ऑफ लीज ट्रांजेक्शन। क्या मतलब निकल रहा है जिनेश जी? कुछ आइडिया है? जिनेश जी गए क्या है? और फिर ये 19 बोल रहा है कि आपको तो वो जो है ना, ये बुक्स में तो आपको कैपिटलाइज ही करना है एज पर AS 19। ये यही कह रहा है, कैपिटलाइज करने के लिए कह रहा है, कैपिटलाइज करना पड़ेगा ऐसा बोल रहा है एज पर AS 19। अरे ठीक तुमने है, किया भी है। ओके। हाँ, लेसी के बुक्स में शो होगा, हाँ तो कैपिटलाइज हो ही गया, ठीक है। हाउएवर द क्वेश्चन रिमेन्स वेदर द एप्लीकेंट इज रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर द GST एक्ट विच विल बी डिस्कस्ड बिलो। अब इन्होंने शेड्यूल 2 को ये सब इंटरप्रेट करके स्टिपुलेशन लिखा हुआ, शाल लिखा हुआ, इसलिए मैंडेटरी कंडीशन है वगैरह वगैरह लिखा। द कॉपीज ऑफ सैंपल एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट देखिए, ये एग्रीमेंट में क्या लिख रहा है? लीज परचेज एग्रीमेंट लिख रहा है, और एग्रीमेंट हो गया कि हाँ लीज पे देंगे, डिलीवरी हो गया। मतलब क्वेश्चन ये है सर, क्वेश्चन इनका ये डिसाइड करना है कि वेदर दिस इज रिसिप्ट ऑफ गुड्स और रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन स्पाइट ऑफ दिस बीइंग कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। करेक्ट। टैक्स पेयर का कहना है कि इट इज एन लीज ट्रांजैक्शन दो इट इज बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, द बुक्स ऑफ द लेसी इन आवर वी हैव कैपिटलाइज्ड इट। Correct. It does not mean that we are receiving the goods. It is only receipt of service. No, 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 no. तो इसके लिए उन्होंने क्या क्या शेड्यूल 2 का इंटरप्रिटेशन किया वो पढ़े तो मजा आएगा। हाँ, तो शेड्यूल 2 में वही लिखा। देखिए ये कहना चाह रहा है कि इट इज
though it is a lease agreement, but it is a transaction of supply of goods. Because of this we fall here. Because stipulate लिखा हुआ है, shall लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर at a future date मेरे पास ऑप्शन नहीं है, आई विल मैंडेटरी परचेज द गुड्स, तो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। अब इसमें ये एग्रीमेंट में अगर ये कहीं भी लिखा हुआ है तो देख लेते हैं। द लेसी शैल पे एन अमाउंट डेली ऑफ दिस कंटेनर एट द एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ लीज परचेज एंड दैट नो इवेंट ऑफ डिफॉल्ट है, द लेसी शैल परचेज ऑल सच कंटेनर्स ऑन लेसी अपॉन सच रिसीट ऑफ पेमेंट बाय लेसर फ्रॉम लेसी पेमेंट फॉर द टर्म ऑफ लीज सच टाइटल ऑफ ओनरशिप शैल पास टू द लेसी। लिखा हुआ तो है इन्होंने कि एट ए फ्यूचर डेट वी विल परचेज इट, ये लिख दिया। फाइनेंस ही हो गया, हायर परचेज ही हो गया, एक तरह से हायर परचेज हो गया, लेकिन उसके बावजूद टैक्स पेयर के फेवर में नहीं। क्लियरली द एग्रीमेंट डज नॉट फुलफिल द कंडीशंस मैंडेटेड अंडर एंट्री 1C। अब ये क्यों लिख रहे हैं नॉट, ये नहीं समझ में आ रहा है। द एग्रीमेंट शुड लीव नो 1C सर लीज के लिए नहीं, 1C लीज के लिए नहीं, 1C हायर परचेज, 1B है लीज नहीं नहीं देखिए सर फिर से देखिए, ये तो रहा शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 नहीं, थोड़ा लेट आ रहा है, इंटरनेट का प्रॉब्लम है थोड़ा। अच्छा, द एग्रीमेंट शुड नॉट प्रोवाइड फॉर एन ऑप्शन टू परचेज द गुड्स एट द एंड ऑफ द lease period at the end, but shall make it an obligation on the part of contracting parties to necessarily transfer such property. The agreement which shall leave any option for the return of the goods. The terms in the copies of agreement submitted by the applicant, it is amply clear that the lessee may or may not take final possession of the goods. ये कैसे, कहाँ, कौन सा क्लॉज से लिख रहे हैं? Upon expiration of the minimum lease purchase term or expiration of lease purchase term, where the lessee has not purchased the containers in accordance with para C, or termination due to default of the lease purchase term, the lessee shall return each container. अच्छा, इसके कारण कह रहे होंगे मुझे लगा। मतलब पॉइंट यही है कि अगर एग्रीमेंट इस तरह से बना दिया जाए कि एक बार खरीद लेंगे तो वारंटी क्लॉज, गारंटी क्लॉज ये सब डाल के, तब मे बी सच ट्रांजेक्शन कैन बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ। जितेंद्र जी, एनी ओपिनियन? सर नहीं, मतलब ये जो टैक्स प्लानिंग की बात है वो तो बराबर है। चलिए फिर देखिए, हाँ, एविएशन सेक्टर में मैं पढ़ पढ़ के भी थक गया हूँ, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर, और जब मैं किसी एक्सपर्ट से बात करता हूँ उनका ओपिनियन बिल्कुल अलग है। लेकिन अब हम लोग को इससे एक बार बाहर आना पड़ेगा, नहीं तो बोर्डम आ जाएगी, हम लोग दोबारा रिविजिट कर लेंगे इसको। लेकिन मैं इसको कंप्लीट यहाँ पर करूंगा। इंपोर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड एज एन आउटराइट परचेज, तो HSN 8802 में 5% विद ITC, सिर्फ GST रेट है, कस्टम्स का नहीं है, याद रखिएगा। Import of scheduled aircraft on lease 5% without ITC. Import of non-scheduled and private aircraft on lease नहीं, import of non-scheduled aircraft on lease 5% with ITC। ये डिफरेंस मुझे कभी भी हजम ही नहीं हो रहा है। MRO सर्विसेज 5% with ITC, लेकिन अगर import of aircraft for private use as an outright purchase और lease कुछ भी करे, आपको 28% प्लस 3% सेस है HSN 8806, यानी कि प्राइवेट परचेज के लिए आपको बहुत ज्यादा रेट। और अगर बेसिक कस्टम ड्यूटी जाननी है तो आपको कस्टम्स टैरिफ एक्ट में अलॉन्ग विथ रिलेवेंट कस्टम नोटिफिकेशन जो टाइम टू टाइम इशू हुआ वो चेक करना पड़ेगा। कस्टम्स एक्ट में मैंने देखा कहीं 3%, कहीं 5%, कहीं 0 भी। फिर इंपोर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट ऑन लीज, डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए स्टैंडर्ड बेसिक कस्टम ड्यूटी कहीं निल है, कहीं 2.5, और IGST तो निल है ही। और ये वाले ट्रांजेक्शन पे, लीजिंग ट्रांजेक्शन पे बेसिक कस्टम ड्यूटी 0, IGST भी 0 है। लेकिन इसका जो कंडीशन नंबर 102 है वो ये कहता है कि आपको IGST पे करना बाय ट्रीटिंग इट एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर हमने इसी सर्कुलर के बेसिस पे ये कुछ कमेंट्री लिख दी और इंटर ग्लोब एविएशन का भी लिख दिया कि व्हेन देयर इज अ री इंपोर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट आफ्टर रिपेयर, और इस तरह का कस्टम नोटिफिकेशन जैसे लीज के लिए आया है वैसे री इंपोर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट आफ्टर रिपेयर्स के लिए नहीं आया था, तो 2 बार IGST लग रहा था। एक व्हेन इट वाज बीइंग इंपोर्टेड एंड सेकंड बाय ट्रीटिंग दैट सेम ट्रांजैक्शन एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब एट द फर्स्ट इट वाज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, देन अगेन इट वाज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। तो 5% IGST 2 बार लग रहा था। तो फिर इंटर ग्लोब में डबल लेवाई को अवॉइड किया गया और अब एक ही ट्रांजेक्शन एक ही बार लग रहा है IGST, और वही होना। फिर हमने लिख दिया MRO सर्विसेज कस्टम्स एक्ट में जो लगेगा वैल्यू प्लस BCD इनटू IGST ऑन द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स, और IGST ऑन द कॉस्ट ऑफ रिपेयर। तो ये 2 बार एज पर सेक्शन 12 ऑफ द कस्टम्स एक्ट एंड 37, और ये 51। इंटर ग्लोब IGST कैन नॉट बी लेवाइड, IGST कैन बी लेवाइड। तो जब कस्टम्स एक्ट में जो कस्टम डिपार्टमेंट के कस्टम ऑफिसर हैं वो सिर्फ इतना ही
जीएसटी लगा सकते हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट का है, तो ऑब्वियसली ये यूनिफॉर्म पूरे इंडिया में नहीं हुआ होगा जब तक गवर्नमेंट कोई इससे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन या सर्कुलर लेके नहीं आता। तो आपको हर केस में फाइट करना पड़ेगा। इंटरग्लोब दिल्ली हाई, इंपोर्ट ऑफ शेड्यूल्ड एयरक्राफ्ट अंडर लीज टिल 30 September 2019, import of aircraft under lease both BCD and IGST is nil as per custom notification 65/2017. IGST can be levied 5% without IT. Import of scheduled aircraft under lease with effect from 1st October 2019. Import of aircraft under lease both BCD and IGST is nil as per custom notification. IGST can be levied 5% with ITC. Import of non-scheduled and private aircraft under lease, private हटाना पड़ेगा मेरे को, BCD IGST nil है, लेकिन IGST can be levied 5% with ITC। मैं प्राइवेट एयरक्राफ्ट को छोड़ दे। फिर हमने लिख दिया GST रेट ऑन आउटवर्ड सप्लाई ऑन एयर ट्रैवल, तो सीरियल नंबर 89964, सीरियल नंबर 109966, ये विथ ऑपरेटर है, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स है। ये विथ ऑपरेटर, मान लीजिए आपने चार्टर प्लेन हायर पे लिया है विथ क्रू, चार्टर प्लेन हायर पे लिया विथ क्रू, तो 9966 में जाएगा। और अगर आप सीट बुकिंग करके जा रहे हैं तो 9964 में जाएगा। 9964 में इकोनॉमी क्लास में 5% विदाउट आईटीसी है और एग्जीक्यूटिव क्लास में 12% विद आईटीसी है। यहां 9966 में व्हेन यू हायर ए चार्टर प्लेन विथ क्रू तो 18% विथ आईटी। तो क्योंकि ये 5% विदाउट आईटीसी है तो ये एग्जाम सप्लाई माना जाएगा, और एग्जाम सप्लाई माना जाएगा तो रूल 42, 43 अप्लाई होके क्रेडिट को अपोर्शमेंट करना पड़े। तो इतना हमने एविएशन सेक्टर में लिख दिया है। अब कुछ और नया मिलेगा तो देखते हैं। एनी थॉट्स? चलिए फिर हम लोग यहीं तक कर, आगे नहीं, कल मिलते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे, सीरियल नंबर 17 को कंक्लूड करेंगे समरी उमरी देखने के बाद, और फिर इसके बाद जो हम लोग को करना है कल सर लिटिगेशन ग्रुप में या नहीं, लिटिगेशन में होगा तो मंडे ही, सॉरी कल नहीं बोल रहा हूं। हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लीगल, अकाउंटिंग, स्पेशल टेक्निक ये हम लोग शुरू कर चुके थे। फिर यहाँ पर हम लोग कुछ फंसे, फिर वापस वहीं पहुंच गए थे। रिसर्च, हाँ, आईपीआर के कारण हम लोग वहां पहुंच गए थे दोबारा से। करेक्ट। फिर ई बुक, टेली, इंटरनेट 22, 23। चलिए उम्मीद तो कर रहा हूँ जल्दी से हो जाएगा, लेकिन क्या पता कहाँ फंसेंगे। चलिए देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच। कल लिटिगेशन वाले में मिलते हैं। लिटिगेशन। ओके।